हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष नारायण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एएनबी ट्यूटोरियल में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है भौतिक विज्ञान का। तो हम लोग आसानी से सीखेंगे, तो कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाएंगी या बोर्ड पे लिखा रहेगा उसको आप नोट करेंगे और खुद से नोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे समझाने के द्वारा मेरे समझाने के बाद आप जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि क्लास में ही याद हो जाए, क्लास टाइम में ही याद हो जाए। बाकी एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो कंपटीशन में आते हैं, जैसे कक्षा 10 के लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं, जैसे IERT, पॉलिटेक्निक, इन सबको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन उसमें नहीं आते, बस थोड़ा सा जो है कि ट्रिकी टाइप का जो हमारे सिलेबस में है उसी से काम हो जाएगा। हाँ, 80% हमारे सिलेबस से होता है, बाकी 20% आउट ऑफ सिलेबस होता है। अगर हम 80% तैयार कर लेते हैं तो हमारा 20% भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आती है कि आखिर हाँ प्रकाश, अब प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहले प्रकाश है क्या चीज है। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो अंधेरे में रखी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, देखो एक चीज और पॉइंट वाली बात है कि प्रकाश जो है खुद खुद नहीं दिखता। प्रकाश खुद नहीं दिखता, वो दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करती है। किसको? हमारी आंखों को। तो सिंपल सा डिफिनेशन है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो अंधेरे में रखी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब यह आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में, प्रकाश विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू लाइट, मतलब कि हिंदी में बोल देते हैं प्रकाश के लिए कौन सा बिंदु सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तरल पदार्थ है, तरंग दैर्ध्य है। इस तरह से 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें से आपको क्या एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो परावर्तन पढ़ेंगे, दूसरा अपवर्तन पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, हेडिंग जान लेना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि आगे अगर हम IIT और नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें जो है अच्छी कोचिंग इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो परावर्तन, आगे परावर्तन कहते किसे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार से पॉलिशदार अच्छा थोड़ा गलत है, जब प्रकाश पॉलिशदार तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे कि परावर्तन के नियम, अब अगला हम हेडिंग है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन के भैया कुछ नियम होंगे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। ठीक है, पहले तो अगर हम इस परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं अगर समझ लेते हैं, यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, देखिएगा। देखिए, जो किरण आती है, जो किरण आ रही है उसे कौन सा किरण कहेंगे? गुड, आपतित किरण। जो किरण जा रही है या एक गलत हो गया, यहाँ पे परावर्तित किरण होगा, अपवर्तित नहीं, परावर्तित। ठीक, अपवर्तित, आपतित, जो कि देखो, जो किरण आ रही है आपतित किरण, और जो किरण जा रही है मतलब पराई हो रही है उसे परावर्तित किरण। अब आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। ठीक है, और इस पर एक अभिलंब होता है जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इस पे जो एकदम सीधे सीधे लंबवत रेखा होगी उसे अभिलंब कहेंगे। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। अगर यह सब चीजें हमको पता है तो हम आराम से नियम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला नियम हम ऐसे ही बता सकते हैं, आपतित किरण, यहाँ पे देखिएगा,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, आपतित किरण परावर्तित हमारी हिंदी थोड़ा हैवी है, परावर्तित पता नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ चित्र से देख लीजिएगा, आप थोड़ा समझ में आएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अगला हेडिंग हम लोग फुल रहे हैं। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हालांकि ये कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा और ना ही तो किसी कंपटीशन में पूछेगा। हाँ, अगर किसी इंटरव्यू वगैरह कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें ये सब चीजें पूछते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। जब वास्तव में मिलती हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, जो मिलती हुई प्रतीत हो या आती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला हेडिंग है समतल दर्पण। समतल दर्पण हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोली दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण अभी बीच में पढ़ाएंगे, कंफ्यूजन होगा, तो एक लेक्चर जो रहेगा हमारा समतल दर्पण के लिए रहेगा। तो इसके बाद अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग गोली दर्पण। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण। ठीक है। तो गोली दर्पण अंग्रेजी में इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले का वह भाग है जिसके एक भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है। ठीक है। गोली दर्पण वह दर्पण है जो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट अथवा कलई किया हो। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है। अब वो नाम से भी स्पष्ट है, अगर हम लोग डिफिनेशन क्या है, उत्तल, उत्तल उ मतलब उभरा हुआ, तल मतलब तल जिसका परावर्तन तल उभरे हुए तल से हो, या फिर जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो, उत्तल दर्पण। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह से हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिए। ठीक है। इस तरह से अब ये लाल ऑक्साइड पेंट कर दिए, तो यह हमारा क्या है, इसका परावर्तन जब यहाँ प्रकाश किरण जा रही है तो इसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है। तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण उसका उल्टा, ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो, इस तरह से, जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, रिलेटेड सम डेफिनेशन टू रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो भी, तो इसका पहला नंबर, अब जैसे कि अब कोई गोला है, कोई गोला है तो उसका कोई कुछ केंद्र होगा, उसका कुछ केंद्र होगा, उसकी कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है। लेकिन जब गोला था भैया तो उसका केंद्र था, लेकिन अब क्या है, वो अब दर्पण बन गया है तो उसका नाम, केंद्र से नाम बदल लिया, अपना क्या कर लिया, वक्रता केंद्र। अब उसकी कुछ त्रिज्या थी और उसका नाम बदल के अब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो भैया मॉडर्न जमाना चल रहा है भैया, नाम नहीं बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो यहाँ देखो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उस गोले के केंद्र को, अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं यह पूछा जा सकता है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग हो। ठीक है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे जिसका दर्पण एक भाग हो। अब अगली हेडिंग आती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या को कहेंगे जिसका दर्पण एक भाग हो। सच में वह त्रिज्या वही है लेकिन उसका नाम बदल गया, उस गोले की त्रिज्या को कहेंगे जिसका दर्पण एक भाग हो। अब अगला नंबर आता है ध्रुव। ध्रुव जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। अब उससे क्या, अब वो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
ठीक है। वक्रता केंद्र या तो फिर ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब फिर अगला हेडिंग है दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। अब दर्पण का द्वारक, आंख में पता नहीं कैसे लगा, दर्पण का द्वारक में परावर्तक तल के व्यास को, जैसे कि किसे कहेंगे यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसके व्यास को, यही तो अपर्चर है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद दो परिभाषा और है जो यहाँ पे है। एक पहला है कि मुख्य फोकस, दूसरा है फोकस दूरी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, नोट करके जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है। कितना गारंटी लेते हैं, टोटली एनसीईआरटी रहेगा, पूरा एनसीईआरटी कवर होगा, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोले तो जो आईईआरटी और पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चनें आती हैं, जिसके लिए हम व्यर्थ में 1 साल गंवाते हैं, वह साथ में ही तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 10 के लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो 10 से ही आना है। मैंने बताया ना 80% क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेगा, 20% जो है क्वेश्चन वो आपके सिलेबस से बाहर रहेगा। कोरोना के चलते मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका परिभाषा कैसे है, पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल फोकस मतलब मुख्य फोकस, ठीक है। अब इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु से होकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर चली जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, मुख्य अक्ष तुम्हारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अभी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर चली जाती हैं, अथवा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। इसमें देखो वास्तव में चली जा रही है, इसमें देखो आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा नहीं लग रहा है कि दर्पण के पीछे से आ रही है, यहाँ पे देखने पर यह किरण दर्पण के पीछे से आ रही है किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष से, तो वही कहा जाता है मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। अब फोकस दूरी देखिए, यहाँ से यह ध्रुव है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ से देखिए यह हमारा फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का सिंपल, इसे ध्रुव कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे फोकस बिंदु कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यह देखो यह फोकस दूरी कहते हैं। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और 1-2 न्यूमेरिकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।